नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 इससे हम बड़े भाई साहब पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखेंगे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंद देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजैब राय था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा गांव में फारसी में हुई थी। जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। जब 15 साल के हुए तब उनकी शादी हो गई। 16 साल के होने पर उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए घर की जिम्मेदारी असमय ही उनके कंधों पर आ पड़ी थी। इसके कारण उनका आरंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए थे। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए थे। सन 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में वे कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम पर वे लिखने लगे। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने अपना छापाखाना खोला था तथा हंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 में उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनकी साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कफन, उसकी रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ उठाती है। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों जैसे दहेज, अनमोल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर प्रभावशाली साहित्य लिखा है। उनकी जो रचना है इस प्रकार है। रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की है। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों प्रश्नों के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना उन्होंने की है। मंगलसूत्र उनकी एक अपूर्ण रचना है। मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल मुहावरेदार भाषा के लिए विख्यात हैं। उन्होंने लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनाया था। उनकी भाषा आम जनता के बहुत निकट है। उन्होंने अपने पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार शब्दों का चुनाव किया है। वास्तव में एक व्यक्ति जिस वातावरण में अपने पद स्थान के अनुसार
जिस परिस्थिति में जो भाषा बोलता है उसी को व्याकरण के नियमों में ढालकर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। वे मानव मन में उठ रहे मनोभाव को प्रकट करने में बहुत कुशल हैं। बड़े भाई साहब कहानी भाषा शैली की दृष्टि से अन्य रचनाओं की भांति उच्च कोटि की रचना है। यह कहानी कथानक शैली में लिखी गई है जिसे कथानक स्वयं सुना रहा है। पाठ की व्याख्या देखेंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। यहाँ पर एक प्रकार का व्यंग्य है भाई साहब के ऊपर। बच्चों, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी हैं। दर्जा मतलब कक्षा, तालीम, शिक्षा, बुनियाद इसका अर्थ है नींव, आलीशान शब्द का मतलब है बहुत सुंदर, पुख्ता का मतलब है सही, पायदार मतलब ऐसी वस्तु जिसके पैर हो मजबूत। लेखक कहते हैं, कथानक कहते हैं कि भाई साहब मेरे से 5 साल के बड़े हैं, लेकिन केवल वो 3 दर्जे आगे हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि उन्होंने जिस उम्र में पढ़ना शुरू किया था उसी उम्र में मैंने भी पढ़ना शुरू किया था, लेकिन भाई साहब हमेशा के लिए पढ़ाई जैसे मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे। जो भी काम करना है वह पुख्ता करना है, इसी तरह से उनका मानना था। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10 बार 20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। कथानक कहते हैं कि मैं छोटा था। कथानक यानी कि छोटे भाई। वे कहते हैं कि मैं छोटा था, भाई साहब बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और भाई साहब की उम्र 14 साल की। उन्हें मतलब मेरे बड़े भाई साहब को मुझे तंबी देना, तंबी मतलब डांट डपट करना, मेरी निगरानी करना, ये पूरा अधिकार उनको प्राप्त था। और मेरी शालीनता मतलब मेरी समझदारी इसी में थी कि उनके हुक्म को मैं कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए, थोड़ा सा विश्राम देने के लिए कभी कापी पर किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नया शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। सामंजस्य मतलब तालमेल, कोई तालमेल नहीं हुआ करता था। तो ये बड़े भाई साहब पढ़ने में हमेशा ध्यान देते हैं, हमेशा किताब लेकर बैठते हैं। उसे देखने से ऐसे लगता है कि बड़े अध्ययनशील हैं। लेकिन वे क्या लिखते हैं ये यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। कभी कभी वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए अपने कापियों पर, किताबों पर ये अलग अलग तस्वीरें बनाते थे। जैसे कुत्तों के, बिल्लियों के ये तस्वीरें बनाते थे। या कभी कभी एक ही शब्द 10 बार 20 बार लिख डालते थे। या कोई शेर हो तो ऐसे चित्र वे बार बार नकल करते थे। मतलब उनकी जो रचना है
उसमें कोई अर्थ नहीं हुआ करता था, कोई सामंजस्य नहीं हुआ करता, कोई तालमेल ही नहीं हुआ करता था। मसलन उदाहरण के रूप में एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, मतलब उनका एक लेख देखा कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था स्पेशल अमीना भाइयों दरअसल भाई राधेश्याम श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का एक चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालो, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस भी नहीं हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पहाड़ जैसा था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देख प्राण सूख जाते थे, क्योंकि ये लेखक बता रहे हैं उनको खेलने का बड़ा शौक है और इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और पढ़ाई करने के लिए जब बैठ जाते थे तो वह उनके लिए एक पहाड़ जैसा लगता, बड़ा कठिन काम लगता था। थोड़ा भी अगर समय मिला, मौका मिला तो रूम से निकलकर मैदान में बाहर खेलने के लिए चले जाते थे। बाहर जाने के बाद कभी कंकरियां उछालते थे तो कभी कभी कागज़ की तितलियों को बनाकर उड़ाया करते थे। अगर कोई साथी मिल जाए तो मज़े ही मज़े कर लिया करते थे। कभी कभी तो दीवारों पर चढ़ते थे और कभी कभी किसी फाटक पर चढ़कर उसे आगे पीछे घुमाते हुए, जैसे कि मोटर कार है, ऐसा आनंद ये उठा लिया करते थे। जब भी वह हॉस्टल में आ जाते तो भाई साहब उसे देखकर बड़े क्रोधित हो जाते थे और उनके उस क्रोध भरे चेहरे को देखकर इनके प्राण को सूख जाते, मतलब इनको बहुत डर लगता था। और वहाँ पहुँचते ही भाई साहब का पहला सवाल हुआ करता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ही कह देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष के मिले हुए शब्दों में मेरा तिरस्कार करे। हमेशा भाई साहब उनको पूछा करते थे, जब वो बाहर से आते तो आते पर उनको एक सवाल करते थे कि भाई कहाँ थे, ये गंभीर स्वर में। हमेशा यही सवाल हुआ करता था और उसी स्वर में, उसी ध्वन में पूछा जाता था। लेकिन लेखक के पास उसका कोई उत्तर नहीं हुआ करता था। वह अपना सिर झुकाए मौन धारण करके उनके सामने खड़े हुआ करते थे और उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती थी, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं हुआ करता था। केवल मौन धारण करके वो खड़े हो जाते थे। उसे पता चलता था कि मेरा अपराध मुझे स्वीकार है और वे हमेशा के लिए रोष भरे स्वरों में मेरा सत्कार किया करते थे। इस तरह और मुझे कहते थे, पढ़ने के लिए कहते थे। मैं अंग्रेजी पढ़ता था तो उस समय मेरे पास आकर वे बोलते थे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गरा मत नथु कहरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने गूंगे हो कि
मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तो इसी तरह से बड़े भाई साहब उनको अंग्रेजी पढ़ते समय कहते हैं कि तुम इस तरह से अगर अंग्रेजी पढ़ते रहोगे तो तुमको एक अक्षर भी नहीं आएगा। हाँ, अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। हाँ, अगर यह अंग्रेजी पढ़ना होता तो मूर्ख लोग भी यह अंग्रेजी सीख सकते थे और ये मूर्ख लोग भी विद्वान हो जाते थे। इसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती है क्या? हाँ, कहने को मात्र आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान जो है वह भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम इतने घूंगा हो कि तुम इतने अलसी जीव हो कि मुझे देखकर भी तुम सबक नहीं लेते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, हमेशा पढ़ते रहता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी ये बुद्धि का कसूर है, तुम्हारी ये मूर्खता है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? तो मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? यहाँ पर भाई साहब, बड़े भाई साहब छोटे भाई को गुस्सा करते हुए एक मिसाल देते हैं कि मुझे कभी तुमने देखा है? इतने सारे मेले होते हैं, तमाशे होते हैं, क्या कभी मैं उसे देखने के लिए जाता हूँ, देखा है तुमने? इतने क्रिकेट के मैच होते हैं, हॉकी के मैच होते हैं, क्या उस मैदान के पास मैं कभी गया हूँ, कभी फटका हूँ मैं उधर? मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ। इतना करने पर भी एक एक कक्षा में मैं 2-2, 3-3 साल पढ़ता रहता हूँ, पास नहीं होता। फिर भी तुम कैसी आशा करते हो कि तुम अपना समय खेल कूद में गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगे हैं, लेकिन तुम्हें तो पूरी उम्र में इसी दर्जे में रहना होगा। पूरी उम्र भर तुम्हें इसी दर्जे में पढ़ते रहना होगा। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि तुम घर चले जाओ और मजे से घर में जाकर गुल्ली डंडा खेलते रहो। तुम्हें यह अधिकार नहीं है दादा की वह मेहनत की कमाई यहाँ पर बर्बाद करने की। तो इसलिए तुम घर चले जाना ही बेहतर होगा। मैं यह लताड़ सुनकर, कथानक कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, मैं यह डांट डपट सुनकर आंसू बहाने लगता, मुझे रोना आ जाता था। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसे ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। मेरा जी छोटा बन जाता था, मेरी हिम्मत टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, मेरी हैसियत के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी मैं खराब करूं?
क्यों अपनी ज़िंदगी को मैं बर्बाद करूं, क्यों अपना जीवन मैं बर्बाद करूं। फिर मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे की ये निराशा के बादल फट जाते थे, दूर हो जाते थे, निराशा दूर हो जाती थी। मैं इरादा करता, निश्चय कर लेता कि आगे चलकर मैं खूब जी लगाकर, खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। चटपट तुरंत एक टाइम टेबल बना लिया करता था, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत, खेलकूद के लिए कोई जगह नहीं थी, खेलकूद जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। बिल्कुल वह जगह उड़ जाती है, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं था। प्रातःकाल 6 बजे उठता, उसमें क्या था, प्रातःकाल 6 बजे उठना है, मुंह हाथ धो लेना है, नाश्ता करना, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी कि गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करना है। 4 से 5 तक भूगोल पढ़ना है। 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी में अंग्रेजी कंपोजिशन लिखना। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषयों पर, फिर विश्राम। तो इस तरह से मैंने टाइम टेबल बना लिया। मगर टाइम टेबल बना लेना अलग बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, उसका तिरस्कार शुरू हो जाता है। मैदान की वह सुगंध हरियाली, हवा की वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं टाइम टेबल तो बना लिया करता था, लेकिन टाइम टेबल बनाना ही अलग बात है और उसको अमल में लाना एक दूसरी बात है। दूसरे ही दिन उस टाइम टेबल का तिरस्कार होने लगता है, कारण कि जब वे बाहर देखते हैं तो बाहर का वातावरण उनको सुखद लगता है। वो मैदान में जो हरियाली है, हवा के हल्के हल्के जो झोंके हैं, खेलते हुए बच्चे उनको दिखाई देते, वहाँ पर बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, उसकी वो उछल कूद, कबड्डी की वो दांव घात, वॉलीबॉल, ये सब कुछ उनको फुर्ती भरा लगता है, और अज्ञात और अनिवार्य रूप से वह उनको उधर खींच लेता है, उनका मन उधर चले जाता है, और अपना पढ़ना छोड़कर वे खेल के मैदान में निकल जाते हैं। और ऐसा करने के बाद भाई साहब को मेरी फजीती करने का मौका मिल जाता है। मैं उनके साए से भाग जाता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता था। मैं कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर नंगी तलवार से लटकती मालूम होती थी मुझे। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। यहाँ पर चेष्टा का मतलब है कोशिश, दबे पाँव मतलब किसी प्रकार की आवाज़ न करते हुए प्रवेश करना। विपत्ति का मतलब है मुसीबत, फटकार यानी डांटना, फटकारना, गुस्सा करना। घुड़कियाँ भी वही अर्थ होता है, गुस्से भरी बातें करना, गुस्से भरी बातें सुनना। तिरस्कार यानी कि अपमान। तो इस तरह से ये छोटे भाई बड़े भाई को एक प्रकार का मौका देता है। जब वे उनकी आंखों से बचना चाहते हैं लेकिन वो बच नहीं पाते हैं,
जब भी उनके भाई साहब उनको देख लेते उनको घुड़कियाँ दिया करते थे। हमेशा उनको ऐसा लगता था कि उनके सिर पर एक नंगी तलवार लटक रही है। फिर भी घुड़कियाँ खाकर भी, डांट डपट खाकर भी वे अपना खेदना नहीं छोड़ते थे, उसका तिरस्कार नहीं कर सकते थे। वे सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम भी आ गया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, मन में आया, भाई साहब को आड़े हाथ दो। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा मुझे। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ गया। भाई साहब ने मेरे रंग ढंग को देख लिया और मेरे इस व्यवहार से साफ जाहिर होता था, पता चलता था कि अभी मेरे ऊपर उनका कोई आतंक नहीं है, उनका भय मुझ पर कोई नहीं है। भाई साहब ने अच्छी तरह से उसे पहचान लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, उनका सामान्य ज्ञान बहुत बढ़िया था। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ, वे कहने लगे, मुझ पर टूट पड़ते और कहते हैं, देखता हूँ, इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें इतना दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इस तरह से वे मुझे गुस्सा करने, डांटने लगे। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पड़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। तो भाई साहब को अलग अलग उदाहरण देते हुए बड़े भाई साहब कहते हैं कि तुमने इतिहास में रावण का हाल पढ़ा ही होगा, मतलब रावण का क्या हाल हुआ था घमंड करने के कारण। ये उदाहरण छोटे भाई को बता रहे हैं। उसके चरित्र से तुमने क्या सीख लिया, उसका उपदेश तुमने क्या पढ़ लिया। इस तरह से वो मुझे कहते हैं। और ये भी कहते हैं, केवल परीक्षा पास कर लेना बड़ी चीज नहीं है, असल चीज यह है कि हमारी बुद्धि का विकास होना चाहिए। इसका अभिप्राय समझो कि रावण इतना बड़ा राजा था, भूमंडल का स्वामी था वह। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का भी विस्तार हो गया है, उन्होंने अपना विस्तार बहुत बढ़ाया है, लेकिन उनको चक्रवर्ती नहीं कहते, क्योंकि उनके आधिपत्य में रहना दूसरे राजा लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इनको चक्रवर्ती नहीं कहते। कहते हैं रावण एक चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा लोग उनको कर दिया करते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। अग्निदेव तथा पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान मिटा दिया था। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा हुआ था। आदमी और जो कुकर्म चाहे कर ले, आदमी जो चाहे कुकर्म कर ले, मगर अभिमान न करे,
इतराए नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से वह चला गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आदमी चाहे बुरा काम कर ले, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, इस तरह से वो कहते हैं। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा तुमने, उसे भी अभिमान हो गया, तो उसको भी घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई भी नहीं है, केवल मैं अकेला हूँ, इस तरह से वो समझता था। अंत में हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। अंत में जो घमंड करने वाला, अभिमान करने वाला जो शैतान था, वह कहता था कि मेरे ईश्वर का कोई दूसरा भक्त, सच्चा भक्त नहीं है, इस तरह का अभिमान हो गया था। लेकिन उसका अंत कैसे होता है? उसको भी स्वर्ग से ढकेल कर नरक में भेज दिया गया था। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, लेकिन उसका भी बहुत बुरा हाल हुआ। उसे गली में भीख मांग मांग कर जीना पड़ा था, और वह भीख मांगते हुए ही मर गया था। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका निशाना खाली न जाए। यहाँ पर सर फिर गया मतलब लापरवाह होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब है बिना प्रयास से कोई बड़ी चीज पा लेना। अंधा चोट निशान लगना मतलब अनजाने में सही निशाना लग जाना। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हो चुके हैं, कौड़ियों चार्ल्स हो चुके हैं, कौड़ी मतलब अनगिनत चार्ल्स हो चुके हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे द्वयम स्वयं चारों पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। मतलब वे अभ्यास के बारे में बता रहे हैं। आगे का जो अभ्यास है बड़ा कठिन अभ्यास है। मेरी दर्जा में आओगे तो तुम्हें कठिनाई महसूस करनी पड़ेगी। और इतिहास तो इतना कठिन है कि 7वें हेनरी की जगह पर तुमने 8वां हेनरी लिख दिया तो पूरे नंबर, पूरे मार्क्स निकल जाते हैं, सफाचट हो जाते हैं, 0 तक नहीं मिलता है। इतिहास इतना कठिन है कि अंग्रेजों का इतिहास इतना कठिन है कि यहाँ पर तो कई जेम्स हो चुके हैं, दर्जनों विलियम्स हो चुके हैं, अनगिनत चार्ल्स हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनके बारे में पढ़ते पढ़ते चक्कर आने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। ऐसे कहते हैं कि ये जो अंग्रेज हैं, इन लोगों को नाम भी याद नहीं आते थे, इसीलिए वे अपने नामों के आगे द्वयम स्वयं चारों पंचम लगाते थे। लेकिन अगर वे मुझे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता दिया करता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पना, खुदा ही शरण देना चाहिए। अब जग की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए।
कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अजब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट ले, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा इन लोगों ने। और आखिर इन बेसिर पर की बातों के पढ़ने से फायदा। इस रेखा पर यह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे। मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापत, ये सब व्यर्थ की बातें याद करनी पड़ती है। कह दिया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। मोमितियों ने, परीक्षकों ने लिखा कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम न होना चाहिए। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं, इसे मैं बेवकूफी समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं, समय के बचत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जा रहा है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते ये लोग। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान में रखिए, गिरह बांधिए, नहीं तो पछताएगा। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर इतना तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से जाने न देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, रोज का जो कार्य है उतना पूरा कर लेते हैं।
और दर्जे में जलील ना होना पड़े, अपमानित ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था, मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा था। भाई साहब ने प्राणांत तक मतलब बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया था, मतलब बहुत कुछ पढ़ लिया था, अक्षर अक्षर उन्होंने रट लिया था, कोर्स का एक एक शब्द उन्होंने याद कर लिया था। 10 बजे रात तक इधर 4 बजे भोर से उधर 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई। चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, चेहरे की चमक मिट गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती है। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं बहुत खुश था भाई साहब को देखने से पहले, लेकिन भाई साहब को रोते हुए देखकर मेरी खुशी भी चली गई, मेरी खुशी आधी रह गई। फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टालता है। वो कहते हैं अगर मैं भी फेल हो जाता, वो तो बड़े खुश थे, लेकिन भाई साहब को रोते हुए देखकर वो नाराज हो जाते हैं, वो भी रोना शुरू करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं भी फेल हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, ताकि भाई साहब इतने दुखी नहीं होते थे। लेकिन विधि की बात कौन टालता है, ये नसीब का खेल है। जो नसीब में होना है सो हो जाता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना, एक बुरी भावना ने उदय लिया, बुरी भावना ने जन्म लिया कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। इस तरह की बुरी भावना पैदा हो जाती है छोटे भाई के मन में। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो मुझे डांटते हैं। मेरे मन में तो बुरी भावना आ गई, लेकिन इस भावना को मैंने बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। मुझे मालूम हो गया भाई साहब मुझे जो भी डांटते हैं वो मेरे भले के लिए ही डांटते हैं, मेरी भलाई के लिए तो वे मुझे गुस्सा करते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होते जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबर से पास हो रहा हूँ। ये केवल भाई साहब का ही उपकार है, केवल भाई साहब के कारण ही मैं तो यहाँ पास हो रहा हूँ। मुझे कनकवी उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट में कर दिया करता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब, रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकवी उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां करना आदि समय से सब मैं गुप्त रूप से कर लिया करता था। मैं भाई साहब को यह संदेह भी नहीं होने देता और संदेह होने देना भी नहीं चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज, उनकी इज्जत मेरी नज़र में कम न हो। उनको इस तरह का संदेश में होने नहीं देता था मैं। एक दिन संध्या का समय, हॉस्टल से दूर मैं एक कनकवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। मतलब तेज गति से एक कनकवी के पीछे दौड़ रहा था। उस कनकवी को लूटने के लिए मैं दौड़ते हुए बेतहाशा बड़ी तेज गति से मैं दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मैं ऊपर की ओर देख रहा था, उस कनकव्य को ही मैं देख रहा था और मन उस आकाशगामी पति की ओर, मतलब मेरा मन और आंखें उस पतंग की ओर ही थी जो मंद गति से
झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, जिसकी डोर टूटी थी और डोर टूटने के कारण वह कनकव्वा मंद गति से, धीमी गति से गिरते चले जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही है। ऐसा लग रहा था ये पतंग जब हल्के हल्के झोंके लेते हुए धरती की ओर आ रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नया संस्कार धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए जा रही हो। बालकों की पूरी सेना, मतलब बालकों का वह समूह लगे लंबे लंबे बांस और झाड़दार बांस भी लिए इनका स्वागत करने को दौड़े आ रही थी। मतलब जो गिर रहा था पतंग, उस पतंग को पकड़ने के लिए बच्चों की एक टोली भी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी, सभी केवल पतंग की ओर देख रहे थे, आसमान की ओर देख रहे थे। किसी को भी कोई खबर नहीं थी, पता नहीं चल रहा था कि कोई आगे आ रहा है, जा रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा था उन लोगों को कि ये लोग भी उस पतंग के जैसा ही आकाश में उड़ रहे हैं। जहाँ सब कुछ समतल है, वह जमीन रास्ता जो है, ऐसे लगा था वो ऊपर की ओर देखते हुए चल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि ये रास्ता समतल है, न यहाँ पर कोई मोटर है, न कार है, न ट्रम है, न गाड़ियाँ हैं, इनको कोई खबर नहीं और वे दौड़ते ही चले जा रहे थे। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। जब मैं दौड़ रहा था तेज गति से, तो अचानक भाई साहब मेरे सामने से आ रहे थे और उन्हीं से मेरी टक्कर हो जाती है, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। शायद उस समय भाई साहब बाजार से लौटे आ रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से क्रोधित होकर बोले, इन बाजार लौंडों के साथ ढेले के कनकव्य के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई साहब ने मुझे उधर ही पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर बोलने लगे कि इन बाजार लौंडों के साथ में, इन आवारा बच्चों के साथ में ये बेकार के कनकव्य के पीछे तुम पड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है, तुम इसका भी कोई ख्याल नहीं है कि अब निचली जमात में नहीं हो, अब तुम छोटी कक्षा में नहीं पढ़ रहे, अभी तुम बड़ी कक्षा में हो, 8वीं में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अरे इतने बड़े हो गए हो, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, क्या तुम अभी छोटी कक्षा में नहीं हो? अरे तुम्हें अपने पोजीशन का ख्याल होना चाहिए। और तुम बेकार के कनकोई के पीछे पड़ रहे हो। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ, मतलब 10वीं पास करने वाले लोगों को जानता हूँ मैं, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट बने हुए हैं। कितने ही 8वीं जमात के 8वीं कक्षा वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी बने हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी माताहती में काम करते हैं, उनके हाथ में काम करते हैं, उनकी अधीनता में, उनके नीचे काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकव्य के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर, तुम्हारी इस मूर्खता पर मुझे दुख होता है। तुम जहन हो, तुम होशियार हो, बुद्धिमान हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह होशियारी किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ, केवल 1 दर्जा कम हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी मूर्खता है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे
आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मेरे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है, मुझमें और तुम में जो 5 साल का फर्क है, उससे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, भगवान भी उसको नहीं मिटा सकता है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा मैं बड़ा ही रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, अनुभव है, तुम उसकी बराबर नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए और डिफिल और डिलीट भी क्यों ना हो जाओगे, लेकिन उसकी तुम बराबर नहीं कर सकते। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, बुद्धि किताबें पढ़ने से नहीं आती, केवल दुनिया देखने से आती है। समझदारी किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। दुनिया का अनुभव होना चाहिए। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया है और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से ही आगे नहीं गए होंगे, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा के लिए रहेगा। चाहे हमारे दादा हमारे अम्मी अनपढ़ हो, शायद दादा ने 5वीं 6ठी जमात से आगे कोई पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वे हमसे बड़े हैं। कुछ भी हो, वे हमसे बड़े हैं। अगर हम दुनिया का भी अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अम्मा और दादी को हमें समझाने का और हमें सुधारने का अधिकार हमेशा के लिए रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता इसलिए हमें वो सुधारेंगे समझाएंगे, ये बात नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, अनुभव है, और वह अनुभव उनके पास ही रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव न करे, नसीब में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम घबरा जाओगे, डर जाओगे, तुम कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। दादा को तार देने के सिवाय तुम्हें और कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं सूझेगा, तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा होंगे तो किसी को तार नहीं देंगे, वे घबराएंगे भी नहीं, न बदमाश हो, पहले खुद वो बौखलाएंगे भी नहीं, पहले खुद मरहज उसका इलाज करेंगे, बीमारी को पहचानेंगे और उसका इलाज करेंगे। उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक, मतलब 20-22 तारीख तक ही हम उसे खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे के लिए हम मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से हम अपना मुंह चुराने लगते हैं ताकि वे हमें पैसे पूछेंगे करके। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का, अपने परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, हाँ? और यहाँ की एमए नहीं है, ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपये पाते हैं वे महीने को, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी अम्मा
हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था उनको यह 1000 रुपया। कर्जदार रहते थे, वे दूसरों के पास उधार लिया करते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह चलने पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। लेखक कहते हैं, भाई साहब के इस बातों से मैं नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव भी हो गया। उनके सामने मैं झुक गया। सच में ही मुझे अपने लघुता का, अपने छोटे होने का अनुभव हो गया और भाई साहब के प्रति मेरे मन में और श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। मैंने सजल आंखों से कहा, मेरी आंखें डबडबाने लगी, मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मेरे सजल आंखों से मैंने कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है भैया, और आपको उसके कहने का अधिकार है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकव्य उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या? खुद बेराह चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यह कर्तव्य तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकवा हमारे ऊपर से गुजरा। एक पतंग टूटी हुई थी और हमारे सिर के ऊपर से वहाँ गुजर रहे थे, चले जा रहे थे। उसकी डोर लटक रही थी। कई बच्चे समूह बनाकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। भाई साहब लंबे है ही, और वे उछले और उछलकर उस पतंग की डोर को पकड़ लिए और उस कनकवी को पकड़ के हम दोनों भाई हॉस्टल की तरफ दौड़ते चले गए और मैं उनके पीछे पीछे, भाई साहब मेरे आगे आगे दौड़ते हुए हम हॉस्टल पहुंच गए। इस तरह से बच्चों ये पाठ पूरा हो जाता है। धन्यवाद।